ठीक है, चलिए देखिएगा अभी भला। कहाँ पर क्या कहाँ है? आज पहुंचते हैं पता चल जाएगा, पहुंचते हैं पता चल जाएगा। देखिए इधर, अब ध्यान से देखिए इसको। जहाँ कल कहाँ तक पढ़े थे? काकोरी कांड तक पढ़े थे कल। काकोरी कांड था, रेल षड्यंत्र था, अति काकोरी षड्यंत्र रेल घटना से संबंधित था। किससे संबंधित था? रेल घटना से संबंधित था। चलिए देखिएगा इधर, भगत सिंह 1926 में नौजवान सभा का गठन, इसको याद रखिएगा एकदम बढ़िया से, ध्यान से देखिए इधर। नौजवान सभा का गठन किसने और कब? भगत सिंह ने 1926 में, याद रहा। नौजवान सभा का गठन किसने? भगत सिंह ने। कब? 1926 में। कोई दिक्कत? अब देखिए इधर, अभी से कल एगो पढ़े थे सचिन सान्याल के बारे में। HRA क्या था? HRA का फुल फॉर्म हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सचिन सान्याल। अब देखिएगा इधर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, याद रहा क्या? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का 1928 में गठन किया गया था। कब किया गया था और कौन किए थे? 1928 में कौन किए थे इसका गठन? क्या? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किए थे? भगत सिंह ने। किसने किए थे? भगत सिंह ने किए थे। भगत सिंह ने किए थे। देखिए इधर, कब किए थे? 1928 में। 1928 में। और इसी के सदस्यों ने, किसके सदस्यों ने? इसी HRM के, HSRA के सदस्यों, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य ने ही इसके क्या कहते हैं, लाहौर असेंबली में बम फेंका था। कौन असेंबली में? लाहौर असेंबली में बम फेंका था। और बम भी कैसे, किस जगह फेंका था? वैसा जगह पे फेंका। धुआं वाला बम हो या जो भी बम हो, देखने तो हम लोग नहीं गए थे, सिर्फ ये जानते हैं कि बम फेंका था। और इतना तक जानते हैं कि बम जो फेंका था उस जगह पर फेंका था, ऐसे करके फेंका था देख के कि किसी को क्षति ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि इनका कहना था अंग्रेज सोए हुए हैं, इनको जगाने के लिए, माने बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना जरूरी होता है। बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना, न तो उसको कहते रहिए नहीं है सुनेगा। एगो बम छोड़ दीजिए तुरंत सुन लेगा। ठीक है, तो इसका किनका कहना था? भगत सिंह का। क्या कहना था? कि अंग्रेज सोए हैं, इन्हें जगाना पड़ेगा, इन्हें जगाना पड़ेगा। इसलिए लाहौर असेंबली में बम फेंके थे, लेकिन कोई आदमी भी मरा उसमें नहीं था। फेंकवे किए थे उस हिसाब से कि किसी को कोई क्षति ना पहुंचे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो लाहौर असेंबली में किसके सदस्यों ने बम फेंका था? HRA की HSRA। HSRA, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और कौन किसका गठन किया है और कब किया है, ईस्वी भी याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए देखिए इधर, अब इसी के सदस्य थे कौन कौन? भगत सिंह। कौन कौन? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इस पर मुकदमा चला, यही बम फेंकने के चक्कर में इन पर क्या चला? मुकदमा चला। और देखिए इधर, इंकलाब का नारा दिया था किसने? भगत सिंह ने। इंकलाब का नारा, इंकलाब जिंदाबाद, मतलब यह क्रांति, अर्थात इसका मतलब होता है यह क्रांति चलती रहेगी, यह क्रांति चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। ये नहीं कि इंकलाब जिंदाबाद मतलब पते नहीं है, मतलब पते नहीं। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब यह क्रांति चलती रहेगी, यह क्रांति चलती रहेगी। यह नारा किसने दिए थे? भगत सिंह। किसके सदस्य थे?
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के ही सदस्य थे भगत सिंह, राजगुरु और ऐसे लाहौर असेंबली में बम फेंकने के चक्कर में उन पर क्या चला? मुकदमा चला। क्या चला? मुकदमा चला। बदमाशी किया था किसने? बदमाशी तो नहीं है किए थे, सब अपने अपने जगह पर क्या थे? सही थे। क्या थे? सही थे। बदमाशी करते तो मार नहीं देते सबको, जरूरी था एक को बचना उसमें। जब बम में मारना था, क्या मारना था? अब देखिए इधर 14 फरवरी 1931 को सजा हुई। क्या हुई? अब बदमाशी किया तो रात्रि में फांसी हो गया। किसको? भगत सिंह को। इसको दोनों याद रखिएगा कि कब सजा सुनाया गया और कब उसको फांसी दी गई, क्योंकि शहीद दिवस मनाते हैं इसी को ना, 23 मार्च को मनाते हैं शहीद दिवस। किसके याद में? राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। एगो 30 जनवरी मनाते हैं गांधी जी। बापू कौन? बापू कौन? बापू कौन? बापू चश्मा वाला। कौन वाला? चश्मा वाला। 14 फरवरी 1931 को क्या हुआ था? सजा हुआ था। ये जो लाहौर असेंबली के जो सब थे कांडकर्ता, इनको कब सजा हुई? 14 फरवरी 1931 को सजा सुनाया गया और 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया। क्या किया गया था? फांसी पर लटका दिया गया था। सजा हुआ फरवरी में, हमारा मार्च में। 14 फरवरी को सजा और 23 मार्च को जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। देखिए इधर नोट याद रखिएगा, एक तो नोट वो जो हुआ था, वो जो देखिए इस जगह कहते हैं गांधी जी नहीं बचाए थे इनको। किनको? भगत सिंह। सब थे वकील, नेहरू भी वकील, गांधी जी भी वकील, सरदार पटेल वकील, मतलब सब वकील, राजेंद्र प्रसाद वकील, सब वकील। बचाया काहे नहीं पता रहे तब ना ठीक से कि क्या कांड है क्या कांड नहीं है। ये जो आंदोलन किए थे गांधी जी, इन्होंने जो लेटर भेजा किसको? अंग्रेजी हुकूमत को। इन्होंने कहा, वो लेटर में लिख के दिए थे कि क्रांतिकारी कैदी को छोड़ दीजिए। क्रांति शर्त रखा था गांधी जी के पास कि आप इस आंदोलन को बंद करने के लिए कौन सी क्या शर्त है आपकी? तो उन्होंने लिख के दिया कि क्रांतिकारी कैदियों को जेल से, क्रांतिकारी कैदी को जेल से रिहा कर दिया जाए। ये नहीं कहा था, ये तो बम हमला किए थे। ये क्या किए थे? बम फेंक दिए थे। कहां जाके? असेंबली में। अब अगर इनके बारे में अगर सही सही पता रहता किनके पास? गांधी जी के पास, की बम फेंका है लेकिन मरा उड़ा, तो फिर इनसे बड़ा वकील को नहीं था। अंग्रेज का जाके उसके कोर्ट में अंग्रेजों को हरा के वहां से चले आते थे। एक ऐसा शख्स जो आज तक अपने जीवन में एक भी केस नहीं हारे थे, वो भारत में हो कि लंदन में हो कि अफ्रीका में हो, वो है गांधी जी। वो है ऐसा आदमी जो आज तक कोई के अपने देश का संविधान तो दूर जाए, उसके देश का भी संविधान घोल के पी गए थे। कौन? गांधी जी। एक भी केस हारते नहीं थे। देखिए हम लोग को पता है कि गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे? 1900। उससे पहले भी 4-5 बार आ चुके थे। पूर्ण रूप से लौटे 15 में। 15 में जो लौटे उसके बाद वापस नहीं गए। पहले भी आते थे तो वहां से आता था, हेलो हम पर केस हो गया, ठेकेदारी लिए थे, ये कर दिया, आइए मेरा केस लड़िए, फीस दीजिए, केस लड़ा जाएगा। केस हारते अभी नहीं कि गलतों को जिता देते थे, ये बात नहीं था। गलत है तो कैसे नहीं लेना है। किसका रूल था ये? किसका रूल था ये? गांधी जी का। अभी जो उतना जान जाए वह अपने बाप, कितना बिल्डिंग ठोक देगा, कोई लिमिट नहीं है। चटगांव संयंत्र, अब कौन सा यंत्र? चटगांव शस्त्रागार का नाम सुने थे? किसने लूटा था? ये क्वेश्चन पूछा है। चटगांव शस्त्रागार को किसने लूटा था? तो सूर्य सेन, मंगल पंत का लूटेगा। सूर्य सेन ने। किसने लूटा था? ध्यान से देखिएगा भाई, चटगांव शस्त्रागार। कौन शस्त्रागार? चट्टगांव शस्त्रागार। कौन गांव? चट्टगांव शस्त्रागार। ठीक है, चलिए देखिए इधर बंगाल में है चट्टगांव, जगह का नाम है। चट्टगांव जगह का नाम है। बंगाल में ही क्रांतिकारी आंदोलन को जो बढ़ावा दे रहे थे, वो दे रहे थे कौन? सूर्य सेन। कौन दे रहे थे? सूर्य सेन। और उसी चटगांव में अंग्रेज का जो था शस्त्र का भंडार था। अस्त्र शस्त्र का, अस्त्र शस्त्र मतलब तीर धनुष नहीं, मतलब गोला बारूद, ये सब का भंडार था। कहाँ रखे थे वो? चटगांव में। कहाँ रखे थे? उसको सूर्य सेन ने लूट लिया। क्या किया? सूर्य सेन ने
लूट लिया। अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार को किसने लूट लिया? सूर्यसेन ने लूट लिया। कब लूट लिया? अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार जो किसका था? अंग्रेज का था कहाँ? बंगाल में। बंगाल में कहाँ? अब आज के बांग्लादेश में। आज के बांग्लादेश में वही था चटगांव शस्त्रागार। और उसी बगल में एक काक्स बाजार। कौन बाजार? काक्स बाजार। वो पढ़िएगा 1971 का जब पढ़ाएंगे भारत और पाकिस्तान का लड़ाई, पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश, वहां पढ़िएगा। काक्स बाजार को उड़ाया था INS विक्रांत ने। उसी से मतलब काक्स बाजार में ही सबका घर था। किसका घर? शस्त्र मतलब ये जो पाकिस्तानी सेना का जो घर था वो था काक्स बाजार। पूरे बांग्लादेश में घर था किसका? पाकिस्तानी सेना का। लेकिन सब राशन पानी जो जाता था वो था मेन बाजार था काक्स बाजार। कौन बाजार? बस उसी को पहले उड़ा दिया भारत। ले नहीं खायल रहतो आ नहीं तो सब लड़बा, नहीं रहतो खुदी, न पेट में नहीं खुलतो बुद्धि की गलती ये सब पता है कुंदन एसपी को। देखिए इधर चटगांव शस्त्रागार को कब लूटा गया? 1930 में। किसने लूटा? सूर्यसेन ने लूटा। किसने लूटा? और 34 में इसका विकेट गिर गया। फांसी की सजा हो गई किसको? सूर्यसेन को। 30 में लूटा और 34 में फांसी पर लटका। कौन? सूर्यसेन। याद रहा? चटगांव शस्त्रागार कहाँ स्थित था? बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। किसका था? अंग्रेज का था। लूटा किसने? सूर्यसेन ने। कब लूटा? उसको फांसी कब हुई? जय हिंद जय भारत। अब आगे देखिए। अंततः कौन था? अंततः भारत का क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हुआ। अंततः भारत का क्रांतिकारी आंदोलन। तो भारत का क्रांतिकारी आंदोलन कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 2 चरणों में। कल ही बताए थे। क्या चरणों में? 2 चरणों में। अंततः क्या हुआ? क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हुआ। अब देखिए भारत का विदेश में जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो सब जो शुरू हुआ था उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। बहुत बार सब क्वेश्चन पूछता है। ये सब एकदम शॉर्टकट में लिखा हुआ है। इसका विस्तार रूप बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक, एकदम शॉर्टकट में लिखा हुआ है। आपका क्या पढ़ना है आपको? विदेशों में हुए क्रांतिकारी आंदोलन। विदेश में भी हुआ क्रांतिकारी आंदोलन। कहां से कौन किया नहीं किया वो सब एकदम ध्यान से बारीकी से देखिए। सबसे पहले इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो गया कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो लंदन में। लंदन कहाँ है? ब्रिटेन में। कहाँ है? ब्रिटेन में। और टेम्स नदी के किनारे। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है कि लंदन शहर किस नदी के किनारे है ना, पूछा है। तब देखिए इंडिया हाउस। कौन हाउस? इंडिया हाउस 1905 में। कब? कृष्ण वर्मन। वही पूरा नाम है राम कृष्ण वर्मन। श्याम जी कृष्ण वर्मा। सही बात है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मन। क्या नाम है? अब देखिए इनको भी पकड़ा गए थे। ये भी पकड़ा गए थे। किसमें? खिलौना होता है ना गुड़िया, उसमें पिस्टल सेलिंग करते थे। उसमें पिस्टल सेलिंग करते थे। कौन? भेजती थी मैडम भिखाजी कमा। भेजती थी मैडम भिखाजी कमा। और सेल करते थे कौन? कृष्ण वर्मन। गए एक दिन पकड़ा। क्या हुए? पकड़ा गए। अब पकड़ा गए तब उनका सजा होने लगा। कोर्ट में गया कार्रवाई। अब वहां सजा होने वाला था। उसी समय मैडम भिखाजी कमा पहुंच गई कि ये बेगुनाह है, ये सब तांडव हम मचा रहे थे। क्या मचा रहे थे? हम मचा रहे थे। कहां से क्या हो रहा था अब ध्यान से पढ़िए, ठीक से देखिए। लंदन हाउस। लंदन हाउस कहते हैं। इंडिया हाउस। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में है। कब? 1905। श्याम जी कृष्ण वर्मन कौन थे इसके संस्थापक? श्याम जी कृष्ण वर्मन। तो इंडिया हाउस स्थित है लंदन में। लंदन याद आ गया होगा कि लंदन कहाँ से कहाँ है। ठीक है, लंदन में। कब? 1905 में। और किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मन ने। श्याम जी कृष्ण वर्मन। को दिक्कत? चलिए देखिए अब इधर स्टुगार्ट्स सम्मेलन। कौन सम्मेलन? स्टुगार्ट्स। इंग्लिश लिख दिए, इंग्लिश से था। स्टुगार्ट्स। कौन गार्ड्स? स्टू गुआ का दोपर रे सौ। स्टुगार्ट्स कथे? स्टुगार्ट्स क्या हुआ?
स्टुगार्ट्स होगा, क्या होगा? GARD स्टुगार्ट्स, क्या होगा? इट्सुगार्ट्स सम्मेलन। देखिए उधर इधर ध्यान से, इस सब सम्मेलन को याद रखिएगा। पहले इंडिया हाउस, खटाखट बोलिए तो। हाँ, अब देखिए इधर स्टुगार्ट सम्मेलन 1907 कौन सी? जर्मनी। कौन सी? जर्मनी। अब यही से आ गई मैडम भिखाजी, ये पूरा नाम था इनका, मैडम भिखाजी कामा। अब देखिए कहा जाएगा भारत के स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है मैडम भिखाजी कामा को। मैडम भिखाजी, याद रहा क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है मैडम भिखाजी कामा को। मैडम भिखाजी कामा को याद रहा? क्या याद रहा? भारत के स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भिखाजी कामा को। मैडम भिखाजी कामा को ये कब गए थे? 1907 में। कहा? जर्मनी में एक सम्मेलन था। जर्मनी में एक सम्मेलन था। उस सम्मेलन में बहुत से लोगों को बुलाया गया था। उस सम्मेलन में मैडम भिखाजी कामा, मैडम भिखाजी कामा ये क्या लेके पहुंच गई? तिरंगा लेके पहुंची। कहा? जर्मनी। जर्मनी के कौन सम्मेलन में भाग ली? स्टुगार्ट सम्मेलन। स्टुगार्ट जगह का नाम है, शहर का नाम है। जर्मनी के एक शहर का नाम है स्टुगार्ट। कौन सी? स्टुगार्ट शहर। याद रहा? क्या मैडम भिखाजी कहाँ गई थी झंडा लेके? स्टुगार्ट। स्टुगार्ट क्या है? जर्मनी के एक शहर का नाम है। वही एक सम्मेलन था जिसमें बहुत से लोगों को बुलाया गया था। उसी में मैडम भिखाजी कामा भी तिरंगा झंडा लेकर गई थी। तो भारत की स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है किसे? मैडम भिखाजी कामा को। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, सन्नी देओल। गदर पार्टी। कौन पार्टी? गदर पार्टी। कौन पार्टी? गदर पार्टी। गदर पार्टी 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, ध्यान से देखिएगा इधर। 1913 लाला हरदयाल। लाला हरदयाल वो किए थे सेंट फ्रांसिस्को, अमेरिका में एक जगह का नाम है। अमेरिका, यूएसए मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम याद रहा? यूके मतलब उत्तराखंड भी होता है। यूके मतलब उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ है? देहरादून में। चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश के ऊपर और हिमाचल के नीचे। ठीक है, चलिए। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। लाला सेंट फ्रांसिस्को। सेंट फ्रांसिस्को। और ये कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। कोई दिक्कत? चलिए देखिए इधर, यह देखिए गदर पार्टी पूछेगा, ऑप्शन दे देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा। कहेगा निम्न में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन था? क्रांतिकारी आंदोलन था। किसको याद रखिएगा? गदर पार्टी क्रांतिकारी आंदोलन था। गदर पार्टी कहेगा चाय पार्टी। चाय पार्टी। कौन पार्टी? और हैप्पी बर्थडे पार्टी। मतलब वैसा वैसा पार्टी रहेगा ऑप्शन में। और 4 ऑप्शन में से पूछेगा कि निम्न में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन था। तो याद रखना है किसको? गदर पार्टी को याद रखना है कि यह क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल। 1913 कहाँ? सैन फ्रांसिस्को। और वो है तो अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। कोई दिक्कत? चलिए इधर देखिए, अब आएगा कामा गाटा मारू जहाज। गामा गाटा मारू, मासू लिखते हैं। कामा गाटा मारू दुनिया का सबसे बड़का जहाज। दुनिया का सबसे बड़का जहाज कौन जहाज? इससे पहले भी एक दिन और बताए थे, एक और बड़का जहाज था जिसके चक्कर में, नचनिया के चक्कर में वो गायब हो गया। कौन? जहाजे गायब हो गया। पहले तो पायलट गायब हो गया और उसके बाद जहाजे गायब हो गया। उसके बाद क्या हो गया? जहाजे गायब हो गया। चलिए देखिए, वो था अरबों कितना रुपया का वो जहाज था, कितना शौक से बनाया था उस जहाज। टाइटेनिक से दुगुना बड़ा था। टाइटेनिक से दुगुना बड़ा था। सोचिए, एक नचनिया के चक्कर में वो जय हिंद जय भारत हो गया। देखिए इधर, कामा गाटा मारू जहाज। देखिए इधर क्वेश्चन पूछेगा, कामा गाटा मारू की घटना 1914। 1913 में लाला हरदयाल गदर पार्टी। लाला हरदयाल गदर पार्टी। कोई दिक्कत? 1914 में कामा गाटा मारू की घटना। कामा गाटा मारू क्या था?
कौन जहाज? सबसे बड़ा जहाज कौन जहाज? पानी वाला जहाज। कौन वाला जहाज? पानी वाला जहाज। याद रखिएगा, कामागाटामारू क्या था? जहाज था। और वो था किसका? जापान का। किसका? दुनिया में सबसे भयंकर अगर शोध करता है तो कौन करता है? सोचिए, 3 परमाणु बम झेलने के बाद वो इतना स्टेबल है। कौन? जापान। क्या परमाणु बम? कौन कौन कैसा कैसा झेला? पहले हिरोशिमा, उसके बाद नागासाकी, 2 बम हुआ। और तीसरा बम कैसे झेला? नहीं, अमेरिका पहले फिर कैसे छोड़ेगा? देखिए, उसमें एक जगह है, उसका जगह का नाम है फुकुशिमा। देखिए इधर, जगह का नाम है फुकुशिमा। कौन सीमा? फुकुशिमा। कौन सीमा? फुकुशिमा। उस जगह वही था जापान का परमाणु बिजली घर। कौन घर? परमाणु। अब बिजली तैयार करने के लिए यूरेनियम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यूरेनियम की। किसकी? यूरेनियम की। और वो होता है एकदम खतरनाक पदार्थ। वो होता है, और उसको गोदामे में आग लग गया। किसमें आग लग गया? गोदामे में। तो ये परमाणु में आग लग गया, तो परमाणु घटना भी नहीं हुआ, भयंकर नरसंहार हुआ था उसमें भी। भीषण क्या बोलिएगा उसको। देखिए, इसका सिस्टम नहीं डुलाइए। सब डूल जाइए, डूल जाए, लेकिन सिस्टम नहीं डूलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, होता है कभी कभी। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए इधर, अब कामागाटामारू जहाज जापान का था और भाड़ा पर लिए थे कौन? गुरुदत्त सिंह। गुरुदत्त सिंह 1914 में। कामागाटामारू जहाज जापान का था, जापानी जहाज था और बहुत बड़ा जहाज था। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था कामागाटामारू जहाज। ठीक है, इसको भाड़ा पर लिए थे गुरु दत्त सिंह। गुरु दत्त सिंह 1914 में। गुरुदत्त सिंह 1914 में। अब चलिए इधर, लिखा हुआ है गुरुदत्त सिंह। गुरु दत्त सिंह, गुरु दत्त सिंह। याद रखिएगा नाम इसका। किसका? कामागाटामारू जहाज की घटना किससे संबंधित है? तो गुरुदत्त सिंह से। गुरुदत्त सिंह से। कलकत्ता से चला था ये। कहां से चला था? कलकत्ता से। नक्शा तो उधर चला गया। देखिए जापान देखा कहाँ है जापान नक्शा में? नक्शा में जापान देखिए उधर चीन के बगल में है। चीन के बगल में है, रूस के नीचे। चीन के बगल में, रूस के नीचे। जैसे देखिए, ये हो गया आपका, यहाँ है चाइना, यहाँ है ये हुआ आपका चाइना, और यहाँ से ऐसे करके है रूस, ऐसे करके है, ऐसे करके है कौन? रूस। यही है जापान, यही है जापान, यही है अमेरिका, यही है अमेरिका, यही है अलास्का, यही है अलास्का। सब मैप पे है। किस पर है? मैप पर है। अब देखिए, अब भारत कहाँ है? भारत यहाँ है। भारत इससे और नीचे है। मतलब यहाँ से जापान से जहाज लेके आए थे कहाँ? कलकत्ता। कहाँ आए थे? कलकत्ता। कलकत्ता से लेके चले थे कहाँ जाने के लिए? कनाडा के एक वैंकूवर द्वीप है। कनाडा देखिए, दुनिया का सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रसिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद कनाडा का एक द्वीप है जिसका नाम है वैंकूवर द्वीप। और वो द्वीप है उधर, देख लीजिए सबसे इस साइड में, यहाँ है वैंकूवर द्वीप, इस साइड में, उत्तरी प्रशांत महासागर में। कौन महासागर में? कौन सा द्वीप? वैंकूवर द्वीप। कौन द्वीप? वैंकूवर द्वीप लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, लिखा हुआ है वैंकूवर द्वीप। वैंकूवर द्वीप याद है? कलकत्ता से लेके चले थे कहाँ जाने के लिए? कनाडा जाने के लिए। कनाडा में कहा? वैंकूवर द्वीप पर। कहा? वैंकूवर द्वीप पर। लेकिन कनाडा की सरकार ने अंग्रेजी हुकूमत के दबाव में आके कनाडा की सरकार ने कामागाटामारू जहाज को वहां लंगर डालने नहीं दिया। लंगर डालना मतलब समझते हैं? रुकने नहीं दिया। अब रुकने नहीं दिया तो अति पे बंदरगाह पर लगने नहीं दिया, तो समंदर में ही लंगर डाल के उसके बाद कुछ समय के बाद वहां से फिर, मतलब सोचिए जापान से जो चला था बिना रुके पहुंच गया था कहाँ? कनाडा। बिना रुके, उतना बड़ा जहाज है, उतना दूरी का सफर, वहां से सीधा वहां कितना दूरी होगा पता नहीं। समझते बात को? बिना रुके पहुंच गया था कहाँ? लेकिन रुका था। सबको पता था कि रुका नहीं था, लेकिन पहले ये रुक चुका था। कहाँ रुका था? सिंगापुर में। कहाँ?
सिंगापुर में। अभी भी जितना भी जहाज उधर से आता है सब जहाज का स्टॉपेज है कहाँ? सिंगापुर। रातों रात विकसित हो गया, रातों रात विकसित हो। कैसे विकसित हो गया? एक बंदरगाह सिर्फ खोल दिया, उसी चक्कर में विकसित हो गया। और अभी भी बहुत लोग जाता है सिंगापुर, वहां काम करने में थक जाता है आदमी, उतना ना काम चलता है। जितना जहाज आता है सबका स्टॉपेज वहां है ही, रुकेगा ही रुकेगा, क्योंकि वहां से निकलने के बाद रास्ता में कहीं स्टॉपेज नहीं है, रास्ता में कहीं स्टॉपेज ही नहीं है। वहां से देखिए जैसे रसिया का, अमेरिका का जहाज आएगा प्रशांत महासागर से आएगा हिंद महासागर के लिए, तो प्रशांत महासागर को पार करते हुए आएगा दक्षिण चीन सागर होते हुए, पूर्वी चीन सागर होते हुए आ जाएगा कहाँ? मलक्का जल संधि के पास। अब मलक्का जल संधि से पहले ये है मलेशिया देश, बताए थे एक दिन बोर्ड पर, बताए थे। मलेशिया था, मलेशिया दो भाग में, मलेशिया दो भाग में, पहले मलेशिया पर सिंगापुर और दूसरे मलेशिया पर ब्रुनेई, याद है? ब्रुनेई याद रखिएगा, ब्रुनेई देश, उसकी राजधानी है बंदरसेरी, उसकी राजधानी है, बहुत बार सब क्वेश्चन पूछ चुका है। तब मलेशिया जो एक मलेशिया का जो जगह है उसी पर, मलेशिया के सबसे लोल पर है, पहले वाले मलेशिया के भाग पर लोल पर है सिंगापुर। सिंगापुर एक अलग देश ही है, एक अलग देश ही है वो। मलेशिया जो देखिएगा ऐसे करके है मलेशिया, एक बिंदा सिर्फ है इसी पर, इसी का नाम है जा। ये क्या हो गया? ये तो अलग मजा ले लिया बीच में। वही है, उसका नाम क्या है? सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। तो जितनी भी जहाजें आती है सब सिंगापुर में रुकती है, क्योंकि वहां से निकलने के बाद 3-4 हजार किलोमीटर तक कोई भी रुकने का स्टॉपेज नहीं है, कोई भी रुकने का स्टॉपेज नहीं है। तो उधर से आने के बाद स्टॉपेज वहां रहता है ताकि खाद्य सामग्री फिर से ले लिया जाए, और वहां से सारा सामान लोड करके और तब फिर निकले थे कहाँ? पहुंचे थे कनाडा के वैंकूवर द्वीप। और जो कि वहां की अंग्रेजी हुकूमत के दबाव में आके कनाडा की सरकार ने वहां लंगर डालने नहीं दिया, वो जहाज फिर वापस वहां से चला कलकत्ता। और जब वहां पहुंचने लगा तो पहले से अंग्रेजी सेना तैयार थी, दाएं 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 फुट फटाक 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 फुट मतलब गोली तोली चलने लगा। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? अब बहुत से लोगों की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अब पता नहीं है कि मारने वाला जहाज किनारा पे सटने वाला है, धरधरा दिया पकड़ के, तो अपने मानना है, उसमें क्या होगा? आदमी को बुखार लग जाएगा, बुखार लगेगा। देखिए अब याद रखिएगा, ये तो बज बज आ गया, याद रखे, लिख दिया है इसको, याद रखिएगा कि जहाज जो आया था कहाँ आया था? बज बज बंदरगाह। अब याद रखिएगा हुगली बंदरगाह भी है कहाँ? कलकत्ता में। कामागाटा मारू जहाज से संबंधित अगर क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा बंदरगाह का नाम आएगा बज बज बंदरगाह। कौन बज? बज बज बंदरगाह, वहीं आया था। कौन जहाज? हाँ, वैंकूवर द्वीप पर रुकने नहीं दिया, सिंगापुर में रुका था, सिंगापुर में रुका था। सिंगापुर में जो भी जहाज रुकती है या तो माल का टर्नओवर करने के लिए, उतारने चढ़ाने के लिए, या तो फ्यूल भरने के लिए, और फ्यूल भरने के लिए भी, और खाद्य सामग्री के लिए भी। ठीक है, ताकि वहां से जो निकलता है उसके बाद 2-3 हजार किलोमीटर तक कहीं रुकने का जगह नहीं है। कहा कि देखिए मलक्का जल संधि से पार करेगा तो भारत का ग्रेट चैनल पार करेगा, अंडमान निकोबार में आके ग्रेट चैनल पार करेगा, उसके बाद तो आ गया हिंद महासागर में। हिंद महासागर में रुकने का उपाय कहाँ है? रुकने का उपाय नहीं है। हिंद महासागर में रुकने का उपाय था तो श्रीलंका का हम्बन टोटा, तो चला जाता है एकदम ऊपर, चला जाता है। हम्बन टोटा के कारण ही श्रीलंका बर्बाद हो गया था। ये सभी को क्या देने तो अच्छा, जिस समय पढ़ाएंगे देने पे बिरा था अमेरिका को देने के लिए, तो रूस को दिक्कत हुआ तो भारत उसमें इंटरफेयर करके लेफ्ट राइट करके अमेरिका को वहां से भगाया। फिर उसको चीन विकसित कर रहा है, किसको? हम्बन टोटा बंदरगाह को। तो इसलिए वहां सिंगापुर में जो भी जहाजें आएंगी सिंगापुर में रुकवे करता है। अब जिसके पास अब पहले से फ्यूल भरा हुआ है, सब चीज से टंच है, उसका तो खैर बातें अलग है, मतलब लगभग वहां रुकवे करता है। तो कामागाटा मारू जहाज किस बंदरगाह से संबंधित है? बज बज बंदरगाह। और द्वीप वैंकूवर, वैंकूवर द्वीप किसका है? कनाडा का। किसका है? कनाडा का। कोई दिक्कत? और आदमी का नाम गुरुदत्त सिंह, ईस्वी 1914। इतना चीज कंप्लीट, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे। अब इधर देखिए समाज, ये हो गया इधर का आपका खत्म। ठीक, अब आएगा तीसरा टॉपिक, समाज सुधार संगठन। समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, समाज सुधार
संगठन, ठीक है। समाज सुधार संगठन, ध्यान से देखिएगा इधर। पहला नंबर में आएगा आपका ब्रह्म समाज। कौन समाज? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, इसको याद रखिएगा। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने। तो उस समय से कहा जाने लगा राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1828। कोई दिक्कत? 1828। अब देखिए इधर, अब राजा राम मोहन राय को क्या क्या कहा जाता है, एकदम ध्यान से देखिएगा। राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण सुधार का भी नेतृत्व, सुधारकर्ता भी कौन थे? राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है किसे? राजा राम मोहन। आधुनिक भारत मतलब मॉडर्न इंडिया का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को युग दूत, कौन दूत? युग दूत किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र, याद रहेगा। राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा? युग दूत का SC बोस मतलब सुभाष चंद्र। क्या क्या याद रहा? कि 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। उसके बाद राजा की उपाधि अकबर। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण सुधार किया था, किसने? सुधारकर्ता कहा जाता है किसको? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है किसे? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को युग दूत कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। कोई दिक्कत? चलिए अब हाँ, चलिए अब आगे देखिए। हिंदू कॉलेज, कौन कॉलेज? हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817। विलियम बेंटिक लिख दिए हैं, बेंटिक। विलियम बेंटिक, याद रहा। हिंदू कॉलेज की स्थापना कॉलेज, कौन कॉलेज? हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817। कोई दिक्कत? हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817। 1829 में देखिए इधर, 1829 में विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय के साथ में शारदा एक्ट के तहत, किसके तहत? शारदा एक्ट के तहत सती प्रथा को क्या किया गया? खल्लास कर दिया गया। सती प्रथा का अंत कर दिया गया। कौन कौन थे? राजा राम मोहन राय के साथ में कौन थे? विलियम बेंटिक। और किस एक्ट के तहत? शारदा एक्ट के तहत सती प्रथा को क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। और इसमें इसके सहयोगी थे डेविड हेमर। ध्यान से याद रखिएगा, सब याद होगा लेकिन डेविड हेमर के बारे में कुछ लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन इसका नाम याद रखिएगा कि दो तो वो थे ही, शारदा एक्ट के तहत तो हुआ ही, लेकिन डेविड हेमर भी उसके सहयोगी थे। नाम याद रहा सहयोगी का? डेविड हेमर। अब देखिए इधर एक पत्रिका था, क्या था? डेविड हेमर ये जो थे, इसके बारे में जानकारी, 3 भाषा के जानकार थे, फारसी, अंग्रेजी और उर्दू। फारसी, अंग्रेजी और उर्दू, ये तीनों भाषा के क्या थे? जानकार थे। और सबसे अधिक पत्रिका इन्होंने फारसी भाषा में लिखी थी। किस भाषा में? याद रहा। ये जो थे जानकार थे फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, तीनों विषय के जानकार थे, ठीक। और सबसे अधिक पत्रिका किस भाषा में लिखी है? फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। हिंदू कॉलेज हिंदुस्तान में ना, घर कहाँ होगा? जगह का नाम। हिंदू कॉलेज कहाँ है? एक तो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी,
और भी है हिंदू कॉलेज, उसी का नाम शायद हिंदू कॉलेज है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम है हिंदू कॉलेज। दूसरा तो हमको नहीं पता है, आप लोग को पता हो तो क्या। हिंदू विश्वविद्यालय तो एक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दूसरा पता दिल्ली में हिंदू विश्वविद्यालय हिंदू कॉलेज है, दिखा रहा है हिंदू कॉलेज कहाँ। हिंदू कॉलेज दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। अच्छा, हिंदू कॉलेज जो है ये अलग है, 1899 में स्थापना हुआ। क्या 1899 में, चलिए इसको याद रखिए। हिंदू कॉलेज 1817 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। सती प्रथा का अंत किस एक्ट के तहत? शारदा एक्ट के तहत। कौन कौन इसमें शामिल थे? विलियम बेंटिक, डेविड हैमर क्या थे? सहयोगी थे। डेविड हैमर सहयोगी थे, कोई दिक्कत। और ये तीनों भाषा के जानकार आदमी थे, अंग्रेजी, फारसी और उर्दू। सबसे अधिक पत्रिका फारसी में, सबसे अधिक पत्रिका। अब देखिए इसने 2 पत्रिका भी लिखा था। एक वो लिखा था मिरातुल अखबार। कौन अखबार? मिरातुल अखबार, ये भी पत्रिका था। और संवाद कुमैदी, कैमुदी, कुमैदी ने कैमुदी। इस दोनों को याद रखिएगा, आज के पूरे बोर्ड में कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद रखिएगा। मिरातुल अखबार और संवाद कैमुदी, संवाद कैमुदी, ये दोनों क्या थी? पत्रिका थी, ये दोनों पत्रिका थी, ठीक। अब देखिए 1833 में मेनिंजाइटिस जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। 1833 में मेनिंजाइटिस रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनके 2 शिष्य थे। ये सब किनके बारे में पढ़ रहे हैं? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। उनके 1833 में उनका विकेट गिर गया, किस वजह से? मेनिंजाइटिस। अब उनके 2 शिष्य, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, 2 इनके प्रमुख शिष्य थे। किनके प्रमुख शिष्य थे? राजा राम मोहन राय के 2 प्रमुख शिष्य। कौन कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। अब ये दोनों उनके शिष्य थे। आगे चल के जब वो मर गए, कौन? राजा राम मोहन राय, तो ये अलग करने लगे कि अब उसका मुखिया हम बनेंगे, ये अलग करने लगे कि उसका मुखिया हम बनेंगे। तो दोनों में हो गया विवाद, दोनों शिष्य में भी हो गया विवाद। क्या हो गया? विवाद हो गया। अब देखिए इधर ब्रह्म समाज का बागडोर, कौन किसका बागडोर? ब्रह्म समाज का बागडोर आ गया किनके पास? देवेंद्र नाथ टैगोर के पास। मतलब इसको नहीं मिला, किसको नहीं मिला? केशव चंद्र सेन को, केशव चंद्र सेन को नहीं मिला। कुछ समय के बाद इसने भी इसको छोड़ दिया। किसने? ब्रह्म समाज की बागडोर को देवेंद्र नाथ टैगोर ने भी छोड़ दिया। इसका चर्चा आगे पढ़िएगा, ठीक है। इस सब ने दोनों अपना अपना अलग अलग एक अलग समाज की स्थापना, संस्था की स्थापना किया, ठीक है। तो ये क्या नाम है? राजा राम मोहन राय के 2 प्रमुख शिष्य कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। कोई दिक्कत? उनकी मृत्यु कब हुई? 1833 में। कोई दिक्कत? यहाँ तक याद रहेगा सब? कामागाटा मारू क्या था? जहाज था। इसमें क्या क्या याद रखना था? कामागाटा मारू जहाज। आदमी का नाम गुरुदत्त सिंह, जहाज था जापान का, जहाज था जापान का, और चला था कलकत्ता से